एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवा अपनी माँ रमा और पिता सुरेश के साथ रहा करता था। शिवा के माँ पिता खेत में काम करते थे। उनके परिवार की आमदनी कम होने के कारण उनके हालात अच्छे नहीं थे। शिवा के माँ पिता अनपढ़ थे, लेकिन उन दोनों को पढ़ाई का महत्व पता था। एक दिन रमा और सुरेश बातें कर रहे थे। हमें शिवा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना है। हाँ रमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसे हमें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना है। उसकी भी जिंदगी हमारी जैसी गरीबी में नहीं जानी चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत करो। आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ मेरे लाडले, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। चलो अब जल्दी से पढ़ाई खत्म कर खाना खा लो। थोड़े समय बाद खाना खाकर सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रमा और सुरेश खेत में काम करने चले जाते हैं और शिवा स्कूल में जाता है। शिवा के पढ़ाई के लिए रमा और सुरेश दिन रात मेहनत करने लगे थे। अब ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। गांव में कम बारिश की वजह से अच्छी फसल नहीं आती थी। इसी कारण सुरेश के ऊपर कुछ कर्जा भी बन गया था। अब दोनों पति पत्नी हमेशा तनाव में रहने लगे। एक दिन रमा सुरेश से, सुनिए, आप देवर जी को बोलो ना कि वो आगे की पढ़ाई के लिए शिवा को अपने साथ शहर ले जाए। हम शिवा का सारा खर्चा दिया करेंगे उनको। अरे हाँ रमा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन हम पैसे कहाँ से देंगे? और राधा को भी ये सब पसंद आना चाहिए ना। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन इससे हमारे बेटे का भविष्य अच्छा होगा। और रहा सवाल देवरानी राधा का, तो राधा इतनी भी बुरी नहीं है कि वो शिवा का ख्याल न रखे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही विलेज से फोन पर बात कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वो काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन सुरेश अपने भाई विलेश को फोन करता है। हेलो विलेश, कैसा है भाई? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है विलेश। तुम और राधा कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं भैया। विलेश, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अरे बोलो भैया, क्या बात है? विलेश, मैं सोच रहा था कि शिवा को तुम्हारे यहाँ पढ़ाई के लिए शहर भेज दूं। इधर अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे गांव भेजना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी तरह उसकी भी जिंदगी गांव में ही कट जाए। अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वैसे भी अगले हफ्ते हम गांव आ ही रहे हैं, तो शिवा को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। भैया, आपने और भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप शिवा का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बातें कर दोनों फोन रख देते हैं। कुछ दिन बाद विलेश और राधा दोनों गांव में आते हैं। विलेश और राधा को उनके हालातों के बारे में पता चलता है। तभी राधा, दीदी, आपके घर के हालात इतने खराब है, लेकिन आपने हमें एक बार भी नहीं बताया। क्या बताते राधा, हमारा तो ये हमेशा का ही है, लेकिन तुम शिवा का ख्याल रखना, यही हमारे लिए बहुत है। आप बिल्कुल चिंता मत करो दीदी, मैं शिवा का पूरा ख्याल रखूंगी। उस शाम सभी मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शिवा अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपने चाचा चाची के साथ शहर चला जाता है। शहर जाकर उसके चाचा शिवा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते हैं। शिवा अब स्कूल जाने लगता है। शिवा की चाची राधा भी उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवा के पिताजी खेत से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। ये बात सुनकर विलेश और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों शिवा को लेकर गांव आते हैं। कुछ दिन बाद सभी क्रियाकर्म पूरे हो जाने के बाद सभी वापस शहर लौटने की सोचते हैं कि तभी, भाभी, आप भी हमारे साथ शहर चलो। आप अकेली यहाँ क्या करोगी? नहीं विलेश, तुम शिवा को ही अपने साथ लेकर जाओ। मैं कुछ दिन यही रहूंगी। ठीक है भाभी। माँ, तुम अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपने पिताजी का सपना पूरा करना बेटा। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखना माँ। रमा शिवा को गले लगाकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद विलेश, राधा और शिवा शहर के लिए निकल जाते हैं।
शिवा शहर आकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। विलेश और राधा शिवा के साथ साथ उसकी माँ का भी ख्याल रखते थे। अब शिवा के पिता को गुजरे 2 महीने बीत चुके थे। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से घर आते समय विलेश का भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें उनकी भी मौत हो जाती है। अब शिवा के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ आ जाता है। राधा को बहुत सदमा पहुंचता है। उस वक्त शिवा राधा को बहुत सहारा देता है। अब शिवा पर अपने माँ के साथ साथ अपने चाची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आती है। एक दिन शिवा स्कूल से घर आता है कि तभी शिवा, बेटा आज बैंक वाले घर आए थे, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा ने ये लोन पर लिया था, लेकिन अब हम इसका लोन नहीं भर सकते बेटा। अब हमारा कैसे होगा? चाची, तुम चिंता मत करो चाची, मैं कुछ दिन का हमारे रहने का इंतजाम जरूर कर लूंगा। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उस पर हम कुछ दिन निकाल लेंगे। शिवा एक कमरा किराए से लेता है और अपनी चाची के साथ वही रहने लगता है। वो 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। अब उसे घर की चिंता सताने लगती है। एक दिन शिवा अपने चाची से, चाची, मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ काम करूं। लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे? और तुम्हारी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है बेटा। लेकिन चाची, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था, आप छोले भटूरे बहुत अच्छे बना लेते हो, क्यों ना मैं उसकी ही रेडी लगाऊं। शहर में कॉलेज में जाने वाले बच्चे सब वैसा खाना खाते हैं। मैंने अपने स्कूल से आते वक्त देखा है चाची। लेकिन शिवा, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। तुम्हारे पिताजी और चाचा दोनों का यही सपना था। चाची, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगले ही दिन शिवा एक कॉलेज के पास छोले भटूरे की रेडी लगाता है। पहले दिन शिवा की रेडी पर कुछ लड़के आते हैं और वो शिवा से, अरे दोस्त, कैसे प्लेट दिए छोले भटूरे? जी बस 60 रुपए प्लेट। पहले ही दिन शिवा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस कॉलेज के आसपास कुछ भी खाने की चीजें नहीं मिलती थी, तो शिवा के रेडी पर बहुत भीड़ रहने लगी। अब राधा भी शिवा की मदद करने के लिए उसकी रेडी पर आने लगती है। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगता है। शिवा रात में पढ़ाई करता था और दिन भर रेडी लगाकर छोले भटूरे बेचता था। बहुत ही कम समय में शिवा ने जो तरक्की की थी, उसे देखकर राधा बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में शिवा ने एक दुकान किराए से ली और वहाँ पर अपना छोले भटूरे का एक छोटा सा कैंटीन खोला। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब शिवा की अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी और उसने शहर में जल्द ही अपना खुद का एक होटल भी खरीदा। अब पूरे शहर में शिवा के छोले भटूरे फेमस हो गए। एक दिन राधा शिवा से, शिवा, अब तुम गांव जाकर अपनी माँ को भी यही लेकर आओ। हाँ चाची, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज तुम्हारे पिताजी और चाचा होते तो वो भी तुम्हें इतना काबिल देखकर कितना खुश होते। हाँ चाची। शिवा गांव जाकर अपने माँ को लेकर शहर आता है। अपने बेटे की तरक्की देखकर रमा भी बहुत खुश थी। एक दिन रमा राधा से, राधा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने विलेश के जाने के बाद भी शिवा को संभाला। सच कहूँ तो शिवा की असली माँ तो तुम ही हो राधा। नहीं भाभी, शिवा ने ही मुझे संभाला है। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। हमारा बेटा लाखों में एक है भाभी, लाखों में एक। सच में माँ, चाची ने मुझे तुम्हारी तरह प्यार दिया है और आज मुझे कहने में बहुत गर्व होता है। मेरी एक नहीं बल्कि 2 माएं हैं। ऐसा कहकर शिवा अपने माँ को गले लगा लेता है। अब तीनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन हमें हमेशा हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कड़ी मेहनत कर इंसान अपना लक्ष्य जरूर हासिल करता है। यही कुछ समय पहले की बात है। सुभाष अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में रहता था। सुभाष का एक दोस्त माधव सुभाष के पड़ोस में ही रहता था, जो बहुत ही स्वार्थ बुद्धि और विचलित मन का इंसान था, जो पैसे से अमीर था। और यहाँ सुभाष बड़ा ही ईमानदार और अपने रास्ते पर चलने वाला इंसान था।
जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गर्मी के दिनों में गन्ने जूस की गाड़ी लगाता था। शहर के पास ही उसकी खेती थी, जहाँ से वो गन्ने लाता और एकदम बढ़िया सा जूस निकाल कर बेचता था। उसके गाड़ी पर हर साल कई सारे लोग जूस पीने आते थे। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, तो सुभाष ने गर्मी शुरू होते ही अपने गन्ने जूस की गाड़ी शुरू कर दी। एक दिन माधव घूमते घूमते सुभाष के जूस सेंटर पर पहुंचता है, जहाँ पर कई सारे लोग जूस पी रहे थे। तो उन्हें देख माधव मन ही मन, अरे यहाँ पर तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। ये सुभाष तो बहुत सारा पैसा कमाता होगा। इसे तो रहने की जरा भी ढंग नहीं है। फिर भी यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ है। अगर मैं इसके सामने अपने गन्ने की जूस की गाड़ी लगवा दूं तो मैं भी बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा मन में सोचकर माधव वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे ही दिन माधव सुभाष के जूस सेंटर के सामने ही अपना जूस सेंटर खोल देता है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए खरगोश, फिश टैंक ऐसी चीजें रख देता है, जिस कारण बच्चे उसके जूस सेंटर की ओर आकर्षित हो। शुरू में माधव ने भी लोगों को बहुत ही बढ़िया जूस निकाल कर पिलाया और इसी कारण सुभाष का जूस सेंटर अचानक से कम पड़ने लगा। शालिनी, ये माधव है ना जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहता है? इसी के कारण हमारा जूस सेंटर बंद पड़ने की राह पर है, ऐसा ही लग रहा है अब। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखिए हम क्या करेंगे, हम गन्ने के जूस के साथ साथ संतरा और मौसम्बी का भी जूस निकालेंगे और उसे बेचेंगे, ताकि हमारा काम फिर से शुरू हो जाए। शालिनी, ये काम करते करते हमें 5 साल हो चुके हैं और अब अचानक से माधव के कारण। हर कोई अपनी सोच रखता है। अगर हम हमारा काम अच्छे से करते रहे तो भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। आप ये मायूस ना होना। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लोग माधव के जूस सेंटर पर जाकर बड़े ही चाव से गन्ने का जूस पीते और अपने बच्चों को मजे से खरगोश और फिश दिखाते। धीरे धीरे माधव की अच्छी खासी कमाई होने लगी। तो इसे देख माधव मन ही मन, अरे वाह, अब तो मेरा जूस सेंटर चलने नहीं दौड़ने लगा है। मुझे तो बढ़िया मुनाफा होने लगा है अब। और देखो तो वो सुभाष का चेहरा तो देखो जरा, बिल्कुल देखने जैसा हो गया है। अब माधव सुभाष के जूस सेंटर पर जाकर उससे, अरे सुभाष भाई, तुम्हारे पास तो बहुत सारा गन्ना पड़ा है और तुम्हें तो पता है मेरे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुम मुझे तुम्हारा गन्ना दे देते तो अच्छा हो जाता। सुनिए जी, मुझे लगता है कि गन्ना खराब होने से अच्छी बात है कि हम माधव भाई साहब की बात माने। अब सुभाष अपने सारे गन्ने माधव को कम पैसों में ही बेच देता है। तभी माधव वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है। उसका लालच अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। उसे लगता था कि सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ये शान और शौकत देखने आते हैं और इसी के सारे पैसे हैं। अब वो धीरे धीरे कर अपने जूस में बर्फ डालने लगा और जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ाने लगा और इसी कारण लोग निराश होने लगे। एक दिन एक आदमी माधव से, अरे जूस वाले भाई साहब, आजकल जूस में जूस कम और पानी ही ज्यादा होता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आपके सामने ही जूस निकाल कर देते हैं। ये देखिए, इसमें तो सिर्फ जूस ही है। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे कर लोग माधव के यहाँ बैठते तो थे, लेकिन जूस की क्वालिटी खराब होने के कारण जूस पीने के लिए सुरेश के यहाँ जाते थे। तो ये देख माधव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक आदमी से, ए चलो निकलो यहाँ से। यहाँ सिर्फ मजे करने और गप्पे लड़ाने आते हो तुम, और जूस पीने वहाँ जाते हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम जैसे की। अरे भाई, अगर तुम अपनी क्वालिटी नहीं बदलते तो हम तो तुमसे ही जूस खरीद रहे थे ना। हाँ हाँ, खरगोश लाओ, उन्हें पालो, फिश टैंक में फिश को पालो, आप लोगों के लिए सेंटर सजाओ, काम पर लोगों को रखो और पैसे सिर्फ जूस के लो। कौन सा सही है ये? चलिए भाई निकलिए, राम राम आपको। माधव दिन ब दिन लोगों से बदतमीजी करने लगा था। माधव की इस बदतमीजी के कारण जो लोग भी उसके जूस सेंटर पर जाते, अब वो भी आना बंद हो चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने अपना कई सारा पैसा इस जूस सेंटर में गवाया था। दूसरी ओर सुभाष का जूस सेंटर पहले से कई ज्यादा चलना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने अपने जूस की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। और तो और अब उसने भी अपने जूस सेंटर को बच्चे और बूढ़े बड़ों के हिसाब से सजाया था। अब वो फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी सोच वाले का हमेशा ही बुरा होता है।